हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग ऑफिसर इलाइट एकेडमी। और इसमें आप देख रहे हैं हमारी कंप्लीट सीपीआर सीरीज। अगर आपने सीपीआर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आज की क्लास उसी का कंटिन्यूएशन है। ठीक है, तो देर किसी बात की, चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। After delivering an AED shock, what should be done immediately? Option A, check pulse for 1 minute. Option B, resume CPR immediately. Option C, remove AED pad. Option D, wait for the doctor. तो इसका सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा? दैट इज ऑप्शन बी, रिज्यूम सीपीआर इमीडिएटली। ठीक है, क्यों? क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझ जाते हैं। एईडी शॉक देने के बाद हमको इमीडिएटली क्या करना है? ठीक है, तो रिमूव एईडी पैड ये तो नहीं होगा, डॉक्टर को हम वेट नहीं करेंगे। ये दोनों में, ये ऑप्शन ए और बी में कंफ्यूजन आ सकता है। ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। क्यों? हम क्यों पल्स को इमीडिएटली असेस नहीं करेंगे? क्योंकि ये डिफिब्रिलेशन के बाद हार्ट को और कुछ कंप्रेशन भी चाहिए होता है टू रिस्टार्ट द इफेक्टिव सर्कुलेशन। तुरंत आप अगर पल्स असेस करोगे तो शायद उस टाइम सर्कुलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो उसको थोड़ा रिस्टार्ट होने के लिए और कुछ कंप्रेशन की ज़रूरत होती है, तो हमको तुरंत सीपीआर स्टार्ट करना है। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे एक बात याद रखना, एईडी शॉक, उसके बाद सीपीआर, देन रिदम चेक। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट कम्स टू question number 18. High quality CPR requires minimal interruption in chest compression. The maximum pause should be option A 5 second, option B 10 second, option C 20 second, option D 30 second. ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? दैट इज ऑप्शन बी, 10 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ड्यूरिंग चेस्ट कंप्रेशन हमारा मिनिमल इंटरप्शन होना चाहिए हाई क्वालिटी सीपीआर के लिए, मतलब इफेक्टिव सीपीआर के लिए। ड्यूरिंग चेस्ट कंप्रेशन आप जितना कम से कम इंटरप्शन कर सकते हो उतना अच्छा है, लेकिन इंटरप्शन तो होगा ही होगा। तो मैक्सिमम पॉज कितना होना चाहिए? 10 सेकेंड और लेस देन 10 सेकेंड है आंसर। ठीक है, अभी दिमाग में आ रहा है कि इंटरप्शन क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? क्योंकि जब हम पल्स चेक कर रहे हो, मतलब आप जब सीपीआर दे रहे हो, आपका गोल क्या है कि कैरोटिड पल्स फिर से आना है। ठीक है, मतलब रिवाइव करेगा। ठीक है, तो उस टाइम आप जब पल्स चेक कर रहे हो वहीं पे थोड़ा टाइम जा रहा है। मान लो कि आप रिदम एनालिसिस कर रहे हो, वहीं पे भी टाइम जा रहा है। ठीक है, शॉक देते टाइम वो भी जा रहा है। एयरवे मैनेज कर रहे हो बाय जॉ थ्रस्ट मेथड और आपका हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड। ठीक है, तो वो सब में थोड़ा थोड़ा टाइम जा रहा है, तो उसमें ही वो ही इंटरप्शन है। ठीक है, लेकिन ये 5 to 10 सेकेंड ही होना चाहिए। अगर मोर देन 10 सेकेंड हो जाएगा तो ब्रेन को ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, तो सर्वाइवल रेट भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 19. ROSC stands for option A return of spontaneous circulation, option B return of standard compression, option C rapid oxygen supply cycle, option D recovery of spinal cord. तो आप आपका आंसर सोच लिया? ठीक है, लॉक कर दीजिए, फिर हम एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा? दैट इज रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन, ऑप्शन ए। ठीक है, तो रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन उसका मतलब क्या है? हार्ट जो धड़कना बंद कर दिया था वो फिर से पंपिंग करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो साइन क्या क्या होगा? साइन ऑफ आरओएससी क्या है? मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि हार्ट फिर से पंप करना शुरू कर दिया है? तो पल्स पल्पेबल होगा, जो पल्स एब्सेंट हो गया था वो फिर से पल्पेबल होगा, ब्रीदिंग इंक्रीज होगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर फिर रिटर्न होगा। नहीं तो अगर पेशेंट मूव किया, उसका आई मान लो ओपन हो गया, ठीक है, तो ये होने से आपको पता चलेगा कि हमारा सीपीआर इफेक्टिव की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन होने के बाद क्या पेशेंट को वहां पे छोड़ के चले जाना है? नहीं, उसको मेंटेन रखना है, एयरवे को मॉनिटर करना है, वाइटल साइन। ठीक है, और वो क्यों हुआ था वो अंडरलाइन कॉज को भी ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 20. Which of the following is a sign of effective CPR? Option A, chest doesn't move. Option B, carotid pulse generated during compression. Option C, bluish skin increases. Option D, no chest recoil. चलिए इसको मिलके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चेस्ट डोंट मूव ये तो हमको चाहिए, विजिबल चेस्ट राइज चाहिए, तो ये नहीं होगा। कैरोटिड पल्स जेनरेटेड ड्यूरिंग कंप्रेशन, अभी जस्ट हम जैसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किए कि कैरोटिड पल्स को चला गया था जो, उसको हमको फिर से रिवाइव करना है। ठीक है, तो यही हमारा साइन हो जाएगा। ब्लू स्किन इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या है? ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो ये भी नहीं चाहिए, और नो चेस्ट रिकॉइल भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया सही आंसर।
Next comes to question number 21. Chest compression fraction should be at least option A 40%, option B 50%, option C 60%, option D 80%. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जिसको इसका आंसर पता है कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी लिख दो। तो इसका सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी 80%, ठीक है। तो ये थोड़ा समझ जाते हैं चेस्ट कंप्रेशन फ्रैक्शन का क्या मतलब है, ठीक है। तो टाइम स्पेंट फॉर गिव कंप्रेशन बाय डिवाइडेड बाय टोटल सीपीआर टाइम इंटू 100, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। उसका मतलब क्या है, मान लो कि एक 10 मिनट का सीपीआर है तो टोटल सीपीआर टाइम हमारा कितना आ जाएगा 10 मिनट, ठीक है। जैसे मैं आपको बताया इंटरप्शन कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो मान लो उसमें 2 मिनट हमारा इंटरप्शन हो रहा है, ये कैलकुलेशन भी क्वेश्चन में पूछा जाता है तो इसको भी समझना जरूरी है। 2 मिनट इंटरप्शन तो कितना टाइम इफेक्टिव हम कंप्रेशन दिए हैं 10 - 2 तो हो गया 8 × 100, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 80%, क्लियर। तो जितना ये चेस्ट कंप्रेशन फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, ऑक्सीजन डिलीवरी अच्छा होगा, तो सर्वाइवल का जो चांसेस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 22. Which rhythm is most likely to benefit from immediate defibrillation? Option A asystole, option B pulseless electrical activity, option C ventricular fibrillation, option D sinus bradycardia. ये हम पहले पार्ट में भी डिस्कस किए हैं, तो अगर आप पहले पार्ट नहीं देखे हो तो वो भी थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। तो इस यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इमीडिएट डिफिब्रिलेशन देने से ये सब में से कौन से कंडीशन में जल्दी बेनिफिट मिलने का चांसेस है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन सी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। क्यों, मैं आपको 2 चीज बोला था, सॉकेबल रिदम में हमारा मोस्टली 2 चीज आता है, क्या क्या है, एक है हमारा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और एक है हमारा पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। पहले हम देख लेते हैं कि डिफिब्रिलेटर क्या करता है, ठीक है। डिफिब्रिलेटर हमारा जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, ठीक है, उसको रिसेट करता है। लेकिन ये एसिस्टोल में क्या होता है, ईसीजी पर ऐसे स्ट्रेट लाइन दिखेगा, ठीक है, मतलब नो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ही नहीं। अगर एबनॉर्मल होगा तो उसमें डिफिब्रिलेटर उसको सेट करेगा, लेकिन एक्टिविटी है ही नहीं तो इसमें क्या सेट करेगा, तो ये आंसर नहीं होगा, क्लियर। और पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में देखो, जैसे आप देख पा रहे हो पल्सलेस मतलब एब्सेंस ऑफ पल्स, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बस ईसीजी में ही दिखता है, ठीक है, क्योंकि हार्ट इफेक्टिवली पंप नहीं करता है। तो ये प्रॉब्लम इलेक्ट्रिकल रिदम में नहीं है, ये मैकेनिकल पंपिंग फेल्योर है, ठीक है, मतलब अच्छे से पंप ही नहीं कर रहा है, ठीक है, रिदम में नहीं है। तो ये एसिस्टोल और हमारा जो पी है ये दोनों क्या आ जाएगा, हमारा नॉन सॉकेबल रिदम। ये भी क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो एसिस्टोल एंड पीए आर योर नॉन सॉकेबल रिदम और ventricular fibrillation and pulseless ventricular tachycardia is your shockable rhythm, clear. Next comes to question number 23. What is the first sign of severe airway obstruction or choking in a conscious adult? Option A loud coughing, option B able to speak normally, option C unable to speak or cough effectively, option D fever. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कॉन्शियस अडल्ट में अगर चोकिंग हो गया है और कोई फॉरेन बॉडी अंदर में एयरवे में अटक गया है तो फास्ट साइन क्या होगा, ठीक है। तो अनेबल टू स्पीक और कॉफ इफेक्टिवली। दूसरा ऑप्शन भी थोड़ा देख लेते हैं, लाउड कॉफिंग ये तो नहीं होगा, एबल टू स्पीक नॉर्मली ये तो बिल्कुल नहीं होगा, फीवर ये तो बाद में आएगा, ठीक है। तो चोकिंग का फास्ट साइन क्या है, वो बात भी नहीं कर पाएगा, कॉफ भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, इससे कि कैन नॉट इवन ब्रीथ ऑल्सो, ठीक है, सांस भी नहीं ले पाएगा। और अगर चोकिंग हो गया है तो स्किन भी ब्लूइश हो सकता है, मतलब सैनोसिस, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 24. Which maneuver is recommended for severe choking in a conscious adult? Option A chest compression, option B head tilt chin lift, option C abdominal thrust, option D rescue breathing. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये मैन्यूवर के बारे में भी याद रखना है, ये क्या है उसको भी अच्छे से समझना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी एब्डोमिनल थ्रस्ट और हेमलिक मैन्यूवर, ठीक है। तो हेमलिक मैन्यूवर में क्या होता है, इसको ऐसे यहाँ पे एक इमेज के थ्रू देखो, ठीक है। तो एडल्ट केस में हम क्या करेंगे, ये इसको चोकिंग हुआ है, ठीक है, तो उसके पीछे साइड में खड़े होंगे, इसको देख पा रहे हो ये पीछे साइड में खड़े हुआ है, ठीक है, और रैप योर आर्म अराउंड द वेस्ट, ठीक है। फिर एबोव द नाभेल, ये जो बेली बटन रहता है उसके ऊपर आपका दोनों हाथ को ऐसे मतलब घेर देना है दोनों हाथ से, ठीक है। फिर गिव क्विक इनवर्ड एंड अपवर्ड थ्रस्ट, ऐसे देखो
5 बैक ब्लो देना है, कंटिन्यूअस बैक ब्लो, ठीक है। तो जैसे कि जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा बाहर। ये क्यों होता है? जब बैक ब्लो देते हैं तो इंक्रीज हो जाता है, सडन इंक्रीज इन प्रेशर इनसाइड द चेस्ट, ठीक है। तो जो कि हेल्प करता है टू एक्सपेल द फॉरेन बॉडी, ठीक है। तो मान कॉन्शियस है और चोकिंग हो गया है तो आपको क्या देना है? हेमलिक मैन्यूवर, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन आया कि अनकॉन्शियस हो गया तो स्टार्ट सीपीआर इमीडिएटली, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे चाइल्ड का भी थोड़ा देख लो, ये ऑल्टरनेट बैक ब्लो देना है, फिर ऐसे उल्टा के फिर 5 एब्डोमिनल थर्स्ट देना है एंड कॉल करना है 911, ठीक है। चोकिंग भी एक डेंजर साइन है, ठीक है, इसमें भी जान जा सकता है, तो इसको भी सीरियसली ही लेना है। तो एडल्ट में ऐसे किया जाता है, ये पोजीशन इमेज बेस भी आता है, और इन्फेंट में ऐसे किया जाता है, ऐसे पोजीशन में, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25, इन व्हिच पेशेंट शुड एब्डोमिनल थर्स्ट बी अवॉइडेड? ऑप्शन ए हेल्दी अडल्ट, ऑप्शन बी प्रेग्नेंट वुमेन, ऑप्शन सी यंग अडल्ट, ऑप्शन डी स्कूल एज चाइल्ड। इसका सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा? दैट इज ऑप्शन बी प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन को अगर चोकिंग हो गया है तो उसको एब्डोमिनल थर्स्ट नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि ग्रोइंग फिटस और यूटेरस दोनों इंज्योर हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रेग्नेंट वुमेन में नहीं देंगे, ओबेस पेशेंट में भी नहीं देंगे, क्योंकि एब्डोमिनल थर्स्ट उतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो उनको चोकिंग हो गया है तो क्या ऐसे छोड़ देंगे? नहीं, तो उनको एब्डोमिनल थर्स्ट ना देके क्या देंगे? चेस्ट थर्स्ट। उसका भी काम वो सेम ही है, ठीक है। ये भी हमारा प्रेशर इंक्रीज कर देता है, जैसे कि वो फॉरेन बॉडी बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो प्रेग्नेंट वुमेन एंड ओबेस पेशेंट ये दोनों एक्सेप्शन है, क्लियर। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, क्लैरिफिकेशन स्टाइल अच्छा लग रहा है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और ऑल नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। Next comes to question number 26. If a choking victim become unconscious, what should you do first? Option A, give water. Option B, start CPR immediately. Option C, perform Heimlich maneuver again. Option D, wait for help. जैसे कि इसको हम थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किए थे, ठीक है। कॉन्शियस है तो आपको हेमलिक मैन्यूवर स्टार्ट करना है, अनकॉन्शियस हो गया इसका मतलब सीपीआर तुरंत शुरू करना है, डिले नहीं करना है, क्योंकि आप जितना डिले करोगे उतना सर्वाइवल और इतना रिकवरी का चांसेस कम होता जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट सीपीआर इमीडिएटली बिगिनिंग विथ CAB, कंप्रेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग, क्लियर। नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 27. Blind finger sweep should be option A, performed in every choking victim. Option B, avoided unless the object is clearly visible. Option C, done before CPR. D, done after every rescue breath. तो इसका सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा? दैट इज ऑप्शन बी, अवॉइडेड अनलेस द ऑब्जेक्ट इज क्लियरली विजिबल। तो ब्लाइंड फिंगर स्वीप का मतलब क्या है? आप अंधा जैसे आपके जो उंगली है ना उसको आप माउथ के अंदर घुसाओगे, जो चोकिंग विक्टिम है उसके माउथ के अंदर आप आपकी उंगली को घुसाओगे, जबकि आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो आप निकालोगे कैसे? वो और भी अंदर जा सकता है, नहीं तो इंजुरी भी हो सकता है हमारा माउथ को, ठीक है। और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन जो हमारा हुआ है वो और भी गंदा हो सकता है, ठीक है। तो ब्लाइंड फिंगर स्वीप आप तब करोगे जब हमारा ऑब्जेक्ट विजिबल है, क्लियरली विजिबल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, क्लियर। नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 28. How often should the person performing chest compression be changed during CPR? Option A, every 1 minute. Option B, every 2 minutes. Option C, every 5 minutes. D, every 10 minutes. ये जितना भी क्वेश्चन हम सीपीआर के रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत बार एग्जाम में आ गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सब कंसेप्ट को अच्छे से समझो ताकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए आप गलत करके बिल्कुल मत आना, ठीक है। और अगर उसके बाद भी आपका कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो इसका सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा? दैट इज ऑप्शन बी, एवरी 2 मिनट, ठीक है। तो कंप्रेशन हम ऐसे बातों बातों में जैसे बोल रहे हैं ना, कंप्रेशन देना उतना ईजी नहीं है। आपको अगर कभी प्रैक्टिकली देना पड़े ना तो आपको पता चलेगा कि कंप्रेशन कितना टायरिंग होता है। आप थोड़ा कंप्रेशन देने के बाद पूरा थक जाओगे, ठीक है, आपका हाथ में पेन होने लगेगा, ठीक है। तो 2 मिनट के बाद और अगर आप कंटिन्यूस सीपीआर देते रहे तो क्वालिटी ऑफ कंप्रेशन जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, ठीक है। तो रेस्क्यूअर को क्या करना है? एवरी 2 मिनट और 5 साइकिल ऑफ सीपीआर में, ठीक है, चेंज हो जाना है। क्यों? चेंज रेस्क्यूअर अगर होगा तो कंप्रेशन डेप्थ अच्छा रहेगा, कंप्रेशन रेट अच्छा रहेगा, जो रेस्क्यूअर है उसको फैटिग भी नहीं होगा, और ये तीनों अगर हो जाएगा तो पेशेंट का सर्वाइवल का चांसेस बढ़ जाएगा,
ठीक है, तो ये चेंजिंग भी जरूरी है, लेकिन अगर आप चेंज कर रहे हो तो ये भी दिमाग में याद रखना है कि मिनिमम इंटरप्शन होना चाहिए। मतलब जैसे मैं बताई हूँ, लेस देन 10 सेकेंड ही आपका इंटरप्शन होना चाहिए। ठीक है, आप गए, थोड़ी देर खड़े हुए, फिर और एक जन आया, रेडी हुआ, किया, ऐसे नहीं है। ठीक है, विद इन 10 सेकेंड आपको चेंज होना है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 29। Which of the following is a feature of high quality CPR? Option A slow compression, option B frequent interruption, option C complete chest recoil, option D shallow compression। अगर आपको अभी तक कंसेप्ट समझ में आ गया है तो मुझे ये लग रहा है कि आप ये क्वेश्चन का आंसर आराम से कर सकते हो। अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में फटाफट लिख दो। तो इसका सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा? दैट इज कंप्लीट चेस्ट रिकॉयल। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंप्रेशन के टाइम में जैसे आपको बोली थी कि ब्लड हार्ट से बाहर जाता है। ठीक है, और रिकॉयल के टाइम फिर से हार्ट में ब्लड फिल होता है। ठीक है, तो अगर हम कंप्लीट रिकॉयल के लिए नहीं छोड़ेंगे, ब्रेन और हार्ट को उतना फ्लो नहीं होगा, तो ये भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 30। Which of the following should be avoided during CPR? Complete chest recoil, excessive ventilation, compression rate 100 to 120 per minute, early use of AED। चलो ये क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। ड्यूरिंग सीपीआर हमको क्या अवॉइड करना है? कंप्लीट चेस्ट रिकॉइल, ये तो हमको करना है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, एक्सेसिव वेंटिलेशन ये थोड़ा बाद में देखेंगे। कंप्रेशन रेट ये तो हमको चाहिए। अर्ली यूज ऑफ एईडी ये भी चाहिए, जितने जल्दी एईडी अवेलेबल होगा उतना अच्छा है। तो एक्सेसिव वेंटिलेशन हमको नहीं चाहिए। तो क्या नहीं चाहिए, क्या अवॉइड करना है, वो यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन बी। लेकिन एक्सेसिव वेंटिलेशन का मतलब क्या है? ठीक है, आप जो ब्रीथ दे रहे हो, रेस्क्यू ब्रीथ, वो अगर टू फास्ट हो जाए, जल्दी जल्दी दे रहे हो, ये तो फोर्सफुली दे रहे हो, भी हार्मफुल हो सकता है क्योंकि ये लंग्स में जाने के वजह स्टोमक में चला जाएगा, तो वोमिटिंग और एस्पिरेशन होने का चांसेस है। ठीक है, तो करेक्ट वेंटिलेशन जैसे मैं आपको बताई थी, ये 1 सेकेंड होना चाहिए और विजिबल चेस्ट राइज होना चाहिए। 1 सेकेंड में 1 ब्रीथ और विजिबल चेस्ट राइज। क्लियर? नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 31। If the victim starts breathing normally and has a pulse after CPR, what should you do next? Continue chest compression, place the patient in the recovery position and monitor continuously, give abdominal thrust, remove the airway immediately। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सीपीआर के बाद आपका ब्रीदिंग भी नॉर्मल हो गया और पल्स भी रिटर्न आ गया। इसका मतलब क्या है? कंग्रेचुलेशन, यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब, मतलब आपका सीपीआर इफेक्टिव है। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करोगे? चेस्ट कंप्रेशन दोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो पल्स ऑलरेडी आ गया है, तो चेस्ट कंप्रेशन का कोई इंडिकेशन ही नहीं है। एब्डोमिनल थ्रस्ट देंगे? नहीं, क्योंकि चोकिंग तो नहीं हुआ है। रिमूव द एयरवे इमीडिएटली, ये भी नहीं करना है। तो हमको पेशेंट को रिकवरी पोजीशन में रखना है और मॉनिटर कंटिन्यूअसली। तो रिकवरी पोजीशन मतलब हमको नॉर्मली लैटरल साइड लाइन पोजीशन में रखना है। ठीक है, क्यों? अगर हमारा कुछ वोमिटस है, ठीक है, तो ये बाहर आ जाएगा, जैसे कि एस्पिरेशन का चांसेस कम हो जाएगा। कोई सिक्रीशन की कोई वोमिटस है तो वो साइड लाइन पोजिशन में बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 32। इफ एन एडल्ट पेशेंट हैज ए पल्स बट इज नॉट ब्रीदिंग नॉर्मली, व्हाट शुड यू डू? ऑप्शन ए स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन इमीडिएटली, गिव रेस्क्यू ब्रीदिंग, परफॉर्म हेमिलिक मैन्यूवर, अप्लाई एईडी इमीडिएटली। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पल्स आ गया लेकिन ब्रीद नहीं कर रहा है अच्छे से। ठीक है, तो पल्स आ गया मतलब कंप्रेशन और नहीं देना है। हेमलिक मैन्यूवर तो बिल्कुल नहीं होगा, क्यों? चोकिंग नहीं हुआ है। एईडी तो अभी नहीं लगाएंगे, तो रेस्क्यू ब्रीदिंग देंगे। रेस्क्यू ब्रीदिंग का टाइमिंग यहाँ पे कितना होगा? 1 ब्रीथ इन एवरी 6 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि कैसे ये नॉर्मली ब्रीदिंग क्यों नहीं कर रहा है? यहाँ पे मेनली कॉज रेस्पिरेटरी अरेस्ट होगा, नॉट कार्डियक अरेस्ट। क्लियर? तो आप 1 ब्रीथ एवरी 6 सेकेंड में दोगे तो 10 ब्रीथ हो जाएगा हमारा पर मिनट। क्लियर? उसके बाद रीअसेस करोगे पल्स को इन एवरी 2 मिनट, और अगर ये जो पल्स आ रहा है वो भी चला जाएगा तो फिर से सीपीआर शुरू होगा। और अगर ब्रीथ पल्स दोनों आ गया तो उसको रिकवरी पोजीशन में रख के हमको मॉनिटर करना है। क्लियर? अगर आपको ये क्लास इंटरेस्टिंग लग रहा है, सब कुछ जो समझा रही हूँ वो समझ में आ रहा है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कंसेप्ट क्लियर लिख दो। नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 33। Which of the following is not a feature of high quality CPR? Option A compression rate 100 to 120 compression per minute, depth 5 to 6 cm, frequent interruption in chest compression, D complete chest recoil। अभी तक जो स्किप नहीं करके वीडियो देखे होंगे वो इसका आंसर जरूर दे पाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? फ्रीक्वेंट इंटरप्शन इन चेस्ट कंप्रेशन। हमको मिनिमल इंटरप्शन चाहिए, फ्रीक्वेंट नहीं चाहिए। क्लियर?
नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 35. द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीपीआर इज ऑप्शन ए लिवर रप्चर, ऑप्शन बी रिब फ्रैक्चर, ऑप्शन सी स्प्लिनिक फ्रैक्चर, ऑप्शन डी न्यूमोथोरैक्स. ये बहुत बार एग्जाम में आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. तो इसको अच्छे से याद करना है और अच्छे से समझना है. मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? तो सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा? दैट इज ऑप्शन बी, रिब फ्रैक्चर. ठीक है. तो हाई क्वालिटी सीपीआर में डीप कंप्रेशन जरूरी है, ठीक है, जो कि हमारा एक से ज्यादा रिब को तोड़ देता है. नॉर्मली कौन सा पेशेंट में ये मोस्ट कॉमनली दिखाई देता है? एल्डरली पेशेंट, नहीं तो पेशेंट विथ ऑस्टियोपोरोसिस, जहां पे पेशेंट का बोन पोरस हो गया है, पेशेंट विथ ऑस्टियोपोरोसिस. ठीक है. रिब फ्रैक्चर मोस्ट कॉमन है, तो उसके लिए क्या करोगे आप? सीपीआर नहीं दोगे? नहीं, ऐसा नहीं है. फिर भी हमको सीपीआर देना है, क्योंकि हड्डी टूट जाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा पेशेंट का जान बच जाना. ठीक है. तो सीपीआर हमको देना ही देना है. ठीक है. ये तीनों भी उसका कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन क्वेश्चन में मोस्ट कॉमन पूछा गया है, इसलिए ये रिब फ्रैक्चर होगा. ओके. गैस्ट्रिक इन्फ्लेशन ड्यूरिंग सीपीआर यूजुअली occurs due to ऑप्शन एक्सेसिव वेंटिलेशन, प्रॉपर चेस्ट कंप्रेशन, लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, डिफिब्रिलेशन. ठीक है. तो इसका सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा? दैट इज ऑप्शन ए, एक्सेसिव वेंटिलेशन. ठीक है. तो गैस्ट्रिक इन्फ्लेशन का क्या मतलब है? जो हम ब्रीदिंग दे रहे हैं वो एयर ना लंग्स को नहीं जाके स्टोमक में चला गया है. गैस्ट्रिक इन्फ्लेशन, एक्सेस एयर एंटर्स टू द स्टोमक. ठीक है. ये कैसे होता है? जैसे मैं आपको बताया, अगर आप टू फास्ट दे दिए ब्रीदिंग, नहीं तो फोर्सफुली दे दिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा एयर हमारा स्टोमक तक चला गया. ठीक है. तो इसके लिए एक्सेसिव वेंटिलेशन देते हो तो गैस्ट्रिक इन्फ्लेशन होता है, और इसके लिए क्या होता है? हमारा स्टोमक भी डिस्टेंशन हो जाएगा एयर फिल होके. ठीक है. स्टोमक डिस्टेंशन, वोमिटिंग हो सकता है. ठीक है. ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है. देन क्वेश्चन नंबर 37, व्हिच इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीपीआर. मोस्ट कॉमन तो हमको पता चल गया अभी तक. तो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन क्या है? रिब फ्रैक्चर, न्यूमोथोरैक्स, मसल सोरनेस, स्किन अब्राजन. तो इसका सही आंसर हमारा न्यूमोथोरैक्स आ जाएगा. क्यों? क्योंकि एयर हमारा एंटर कर गया प्लूरल कैविटी के अंदर. प्लूरल कैविटी मतलब लॉन्ग्स का जो कैविटी है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल कैविटी. तो क्या कर देगा? कोलैप्स, कंप्लीट और पार्शियल कोलैप्स ऑफ द लॉन्ग्स. ठीक है. तो न्यूमोथोरैक्स लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है. इसमें क्या हो सकता है? ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगा. ठीक है. ब्रीदिंग डिफिकल्टी होके पेशेंट का डेथ भी हो सकता है. ठीक है. इसीलिए अप्रोप्रिएट सीपीआर टेक्निक जानना बहुत जरूरी है. ओके. नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन नंबर 38. Which abdominal organ is most likely to be injured during CPR? ऑप्शन ए पैनक्रियाज, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी गॉल ब्लैडर, ऑप्शन डी अपेंडिक्स. तो इसका सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, लीवर. क्यों? मैं जैसे आपको पार्ट 1 में बताई हूँ, क्या है कि हमको जो प्लेस है वो भी करेक्ट रखना है. ठीक है. तो स्टर्नम का लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम में हमको देना है. जिफॉइड प्रोसेस में, जैसे मैं आपको बताई थी, एक छोटा सा बोन है, तो जिफॉइड प्रोसेस के ऊपर नहीं देना है. ठीक है. क्योंकि हमारा लिवर जस्ट बिलो द जिफॉइड प्रोसेस रहता है. ठीक है. तो लिवर डैमेज होगा, मतलब लिवर लैसिरेशन होगा, ब्लीडिंग हो सकता है. ठीक है. तो रॉन्ग हैंड पोजीशन आपका लिवर इंजुरी कर सकता है. तो ये भी पोजीशनिंग भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. नेक्स्ट कम्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीपीआर. ऑप्शन ए री फ्रैक्चर, ऑप्शन बी स्टर्नल फ्रैक्चर, ऑप्शन सी लिवर लैसिरेशन, ऑप्शन डी कैटरैक्ट. तो इसका सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, कैटरैक्ट. क्यों? क्योंकि ऐसे इरिलीवेंट ऑप्शन तो दे देगा तो आप तो आराम से लिख सकते हो. ठीक है. लेकिन ऑप्शन अगर आपको थोड़ा ट्रिकी किया और उस टाइम आपको कंसेप्ट पता नहीं है कि आप रट्टा मार के गए हो, तो वहीं पे आप गलत कर सकते हो. ठीक है. इसलिए कंसेप्ट जानना जरूरी है. कैटरैक्ट एक आईडीजीज है, इसलिए यहाँ पे ये नहीं होगा. क्लियर? तो अभी हम जो सीपीआर को पार्ट 1 पार्ट 2 में जो डिस्कस किया उसको एक बार थोड़ा क्विक से रिवीजन कर लेते हैं. ठीक है. तो आपको कोई एक, आप बाई स्टैंडर आप रोड में जा रहे हो, आपको कोई एक कोलैप्स होकर, सडन कोलैप्स होकर मिल गया, तो आपको पहले क्या करना है? डेंजर देखना है, डी, एंश्योर सीन सेफ्टी. फिर उसका आर मतलब रेस्पॉन्सिवनेस चेक करना है. ठीक है. कैसे? टैप, जेंटली टैप द शोल्डर एंड साउट. ठीक है. रेस्पॉन्सिवनेस आप देख रहे हो तो वहाँ पे दो कंडीशन आ सकता है. एक हो गया मे बी वो रेस्पॉन्सिव, दूसरा हो गया ऑन रेस्पॉन्सिव. तो रेस्पॉन्सिव है तो आपको मॉनिटर एंड हेल्प की जरूरत है. ऑन रेस्पॉन्सिव है तो आपको एक्टिवेट करना है इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम एंड एईडी. ठीक है. तो आपको वहाँ पे ब्रीदिंग देखना है. ब्रीदिंग मतलब कैरोटिड पल्स देखना है फॉर लेस देन 10 सेकेंड, क्योंकि ज़्यादा करोगे तो डिले होगा. ठीक है. तो फिर कैरोटिड पल्स में आपको नॉर्मल ब्रीदिंग और नॉट नॉर्मल ब्रीदिंग और गैस्पिंग मिल गया. ठीक है. अगर वो नॉर्मली ब्रीदिंग कर रहा है, आपको पल्स मिल गया, तो आपको सीपीआर नहीं चाहिए. वहाँ पे आपको रिकवरी पोजीशन देना है और मॉनिटर करना है. अगर कैरोटिड पल्स नहीं मिला तो आपको सीपीआर शुरू करना है. सीएबी समझ पा रहे हैं? तो सीएबी में पहले हमारा आएगा चेस्ट कंप्रेशन. तो हमको 30 चेस्ट कंप्रेशन देना है. रेट कितना है? 100 to 120 पर मिनट. डेप्थ हो जाएगा हमारा 5 to 6 सेंटीमीटर.
हैंड पोजीशन क्या होगा वो सब हम अच्छे से डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो सी हो गया। फिर एयरवे को हमको ओपन करना है। नॉर्मली हमारा हेड टिल्ट चिन लिफ्ट आएगा, अगर हमारा स्पाइनल इंजरी होगा तो जॉ थ्रस्ट आएगा, ठीक है। तो 2 रेस्क्यू ब्रीथ देना है। यहाँ पे भी मैं आपको समझाई हूँ सिंगल रेस्क्यूअर में क्या होगा, डबल रेस्क्यूअर में क्या होगा, ठीक है। एडल्ट के लिए सिंगल हो या डबल हो 30:2 होता है, याद है। फिर हमको रेस्क्यू ब्रीथ देते टाइम 1 रेस्क्यू ब्रीथ इन 1 सेकेंड, और हमको विजिबल चेस्ट राइज देखना है, ठीक है, और कंटिन्यू करना है 30:2 साइकिल। फिर तब तक जब तक कि एडी अवेलेबल ना हो, ठीक है। अगर एडी अवेलेबल हो गया तो आपको एडी को टर्न ऑन कर देना है, ठीक है। और अगर नहीं हुआ है तो सीपीआर को वैसे ही कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो एडी करके हमको प्रॉम्प्ट फॉलो करना है, मतलब आई क्लियर ऑल, यू क्लियर ऑल क्लियर, ठीक है। तो सॉक अगर एडवाइस्ड है तो आपको सक देना है, अगर नहीं है तो रिज्यूम करना है फिर से सीपीआर, ठीक है। तो कब तक आप सीपीआर कंटिन्यू करोगे, जब तक आपका आरओएससी रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन ना आए, इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम आप आके आपके पास नहीं पहुंच गए, नहीं तो रेस्क्यूअर जो दे रहे हैं मतलब आप एडजस्ट नहीं हो जाए, ठीक है। नहीं तो सीन बिकम्स अनसेफ, ये भी होने का चांसेस है। मान लो कि तुम रोड के साइड में ऐसे सीपीआर दे रहे हो, एक स्नेक आ गया, तो वहां पे आप क्या करोगे, मैं आपको हर टाइम बोली हूँ कि सेफ्टी फर्स्ट विक्टिम सेकंड, ठीक है। अगर सीन भी अनसेफ हो जाए तो आपको वहीं पे सीपीआर को डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमेशा याद रखिए सीपीआर सिर्फ एक एग्जाम टॉपिक नहीं है, बल्कि एक लाइफ सेविंग स्किल है। सही समय और सही टेक्निक से दिया गया सीपीआर किसी व्यक्ति की जान भी बचा सकता है। इसीलिए इस टॉपिक को सिर्फ रटना नहीं है, अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है। अगर आज की क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने नर्सिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही और एग्जाम ओरिएंटेड कंसेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सपने को सच बदलने का तैयारी करते रहिए। थैंक यू।